हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज आखिरी बेंच से। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं स्पेक्ट्रम के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे नए वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बात करते हैं स्पेक्ट्रम के बारे में। तो व्हाट इज स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम इज ए ग्रुप ऑफ, स्पेक्ट्रम क्या है? एक ग्रुप है वेवलेंथ का या फिर कलर्स का। कलर्स और वेवलेंथ की बात करता हूं तो कलर की जो वेवलेंथ होती है उस वो डिफरेंट डिफरेंट कलर के लिए अलग अलग वेवलेंथ होती है। तो स्पेक्ट्रम क्या हो गया? या तो कलर्स का ग्रुप हो गया या फिर वेवलेंथ का ग्रुप हो गया। तो ये क्या हो गया? स्पेक्ट्रम क्या हो गया? अगर इसकी स्टडी करते हैं अपन स्पेक्ट्रम की, उसको क्या बोलते हैं अपन? स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। स्पेक्ट्रम दो तरह का होता है, इमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम कब होगा? इमिशन स्पेक्ट्रम जब होगा जब N1 और N2 की वैल्यू क्या होगी? N1 की वैल्यू क्या होगी? इमिशन स्पेक्ट्रम की बात करता हूं, इसका मतलब उसने डी एक्साइटेड किया है इलेक्ट्रॉन को, मतलब जो हायर कक्षा से लोअर कक्षा में आ रहा है, मतलब टू से वन में आ रहा है तो इसको मतलब क्या बोल देंगे? इमिशन किया है। या फिर एन से आ रहा है वन में, एन का मतलब जो है वन से ज्यादा है, एन ग्रेटर देन क्या है? वन है, और एन से किसी भी ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है एन से एन माइनस वन में जा सकता है, मतलब लोअर क्लास में जा रहा है, तो वो इमिशन स्पेक्ट्रम होगा। वहां पे अपनी एनर्जी को इमिट करेगा इन फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, हो सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से हो सकती है। और दूसरा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम तब बनेगा जब अपना इलेक्ट्रॉन कोई भी एनर्जी गेन करके हायर क्लास में जाएगा, मतलब फर्स्ट से सेकंड में जा सकता है, सेकंड से फोर में जा सकता है, यानी कि एन से एन प्लस वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, एन से एन प्लस भी एन प्लस समथिंग उसमें जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यानी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और अपना स्पेक्ट्रम देगा, उसको क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो अब इमिशन स्पेक्ट्रम की डिटेल में बात कर लेते हैं। जब रेडिएशन इमिट होती है तो मतलब इमिशन से नाम से पता लग रहा है, इमिशन मतलब रेडिएशन इमिट होगी। तो इमिशन जो होगा रेडिएशन का वो किसी वेवलेंथ का होगा, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ हो सकती हैं। अगर उसमें डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ हैं तो उनका जो अपना कॉम्बिनेशन बनेगा, ग्रुप बनेगा, उसको क्या बोल देंगे हम? इमिशन स्पेक्ट्रम। और उसको प्राप्त किया जाता है फोटोग्राफिक प्लेट पे, यानी कि जो स्पेक्ट्रम है उसको किसी प्लेट पे तो ऑब्जर्व करेंगे ना, उस प्लेट को क्या बोलेंगे? फोटोग्राफिक प्लेट बोलेंगे। अब इमिशन स्पेक्ट्रम भी कई तरह का होता है। तो इमिशन स्पेक्ट्रम में पहला आता है कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रा। कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब है जो गैप है डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के अंदर, वो गैप बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कंटिन्यू वेवलेंथ आ रही हैं। तो ये जो आता है कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम, इसका टाइप है विबग्योर। जो अपना व्हाइट लाइट होती है उसको अपन स्लिट बीम से पास करा के प्रिज्म से गुजारते हैं तो फोटोग्राफिक प्लेट पे अपना स्पेक्ट्रम मिलता है, जिसको बोलते हैं अपन कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? वेवलेंथ के बीच में डिफरेंस नहीं है, गैप नहीं है उनके बीच में, तो उसको क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रा। सेकंड में बात कर लेता हूं डिसकंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रा की। डिसकंटिन्यूअस में क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस को लाइन स्पेक्ट्रा और एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी बोला जाता है। इसमें क्या होगा? जो वेवलेंथ होगी उनके बीच में गैप होगा, यानी कि दो वेवलेंथ होगी उनके बीच में कुछ मिसिंग होगा, तो उस ग्रुप को क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रा। मतलब वेवलेंथ जो है उसके बीच में गैप है, तो उसका मतलब क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रा। तो इस डिसकंटिन्यूअस को अपन किस पे रीड करते हैं? डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम को अपन किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी पे रीड कर सकते हैं। तो इसको अपन एज ए फिंगरप्रिंट ऑफ एलिमेंट भी बोला जाता है। तो कभी बात कर ली जाए एज ए फिंगरप्रिंट इमिशन स्पेक्ट्रम तो क्या मानेंगे अपन? डिसकंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम।
कभी बोल दिया लाइन स्पेक्ट्रा और एटॉमिक स्पेक्ट्रा, तो क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रा। डिसकंटिन्यूअस का मतलब नाम से पता लग रहा है कंटिन्यूटी मिसिंग हो रही है। कंटिन्यूटी मतलब वेवलेंथ की कंटिन्यूटी मिसिंग हो रही है, तो वेवलेंथ के बीच में कुछ मिसिंग है, उसको बोलेंगे अपन डिसकंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रा। अब डिसकंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रा के बाद इसका डायग्राम देख लेते हैं, डिसकंटिन्यूअस कैसे हो सकता है। जैसे मैंने प्लेटिनम वायर लिया और NaCl बर्नर लिया, उसको उससे जो मेरे पास जो लाइट निकली उसको बीम से पास किया, स्लिट किया, ताकि वो एक ही जगह फोकस हो सके। फिर प्रिज्म से गुजारा तो फोटोग्राफिक प्लेट पे टू डिफरेंट वेवलेंथ की अपने को कलर्स मिले। एक है 5896 एंगस्ट्रॉम और एक है 5890 एंगस्ट्रॉम। दोनों के वेवलेंथ में 6 का डिफरेंस है, दोनों सेम कलर की हैं लेकिन डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? डिसकंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम। तो डिसकंटिन्यूअस का नाम से पता था कंटिन्यूटी मिसिंग हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ? डिसकंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की बात करता हूं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कब होगा? जब कोई भी इलेक्ट्रॉन लोअर क्लास से हायर क्लास में जाता है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने से क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में एब्जॉर्ब करता है, तो उसको क्या बोल देते हैं अपन? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। जब कोई भी लाइट है किसी भी सोर्स से पास होगी, व्हाइट लाइट को पास कर रहे हैं स्लिट से, फिर उसको NaCl सॉल्यूशन से पास किया, तो प्रिज्म के बाद में फोटोग्राफिक प्लेट पे अपने को एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है, जो अपना डिफरेंट कलर का होता है, विबग्योर। तो इसको बोलते हैं अपन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा क्यों बोल रहे हैं? इसमें डिसकंटिन्यूटी नहीं है, यानी कि वेवलेंथ के बीच में गैप नहीं है, नो गैप बिटवीन द वेवलेंथ। आई एम रिपीट, नो गैप बिटवीन द वेवलेंथ या कलर्स। तो ये क्या हो गया? कंटिन्यूअस। अगर डिसकंटिन्यूअस की बात करूंगा तो गैप आ जाएगा, तो डिसकंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी पॉसिबल है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऐसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कैसे हो सकता है? जब व्हाइट लाइट को अपन पास कराते हैं किसी भी स्लिट से एंड NaCl सॉल्यूशन से, उसके बाद क्या होगा? प्रिज्म से पास किया, फोटोग्राफिक प्लेट पे अपने को विबग्योर मिला, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बाद लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन की बात करता हूं मैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। जब भी कोई लाइट होती है वो पास करते हैं अपन केमिकल सब्सटेंस से, जैसे एग्जांपल NaCl हो सकता है, फिर उसको एनालाइज करते हैं, फिर उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो उसमें जो लाइंस आती हैं उनको क्या बोलते हैं अपन? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा मतलब उनके बीच में गैप नहीं है, नो गैप बिटवीन द वेवलेंथ और कलर्स, तो इसका मतलब क्या है? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। अब लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में अपन लाइंस लेने वाले हैं, डिस्क्रीट लाइंस मिलती हैं, और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा नहीं मिलता है अपने को, क्योंकि उनकी वेवलेंथ के बीच में मिसिंग होता है कुछ वेवलेंथ। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो कंटिन्यूअसली, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट चेंज कंटिन्यूअसली बट कैन हैव ओनली डेफिनेट वैल्यू, मतलब कोई डेफिनेट वैल्यू होगी लेकिन कंटिन्यूअसली नहीं होगी। तो अब मैंने क्या कह सकते हैं? एनर्जी क्या है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वांटिनाइज है, मतलब Q बराबर एन ही है, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है Nhν, मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्वांटिनाइज्ड है और अपने को डेफिनेट वैल्यूज मिल रही हैं, लेकिन अपन कंटिन्यूअसली चेंज नहीं कर सकते एनर्जी को, ओनली डेफिनेट वैल्यू ही मिलेंगी, अपने एनर्जी को चेंज नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया? लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। इसके अंदर लाइन स्पेक्ट्रम इस प्रकार बनता है, कुछ डिस्क्रीट लाइंस दिखा रखी है इसमें। इसमें सबसे पहले बात करना चाहूंगा मैं सीरीज की बात कर रहा हूं, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, इनकी बात करता हूं। लाइमन क्या होगा? लाइमन का मतलब क्या है? एन बराबर इनफाइनाइट से लेकर, मतलब एन कुछ भी हो सकता है, एन कुछ भी हो सकता है, एन से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, जैसा डायग्राम में शो है, एन से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, उसका मतलब क्या है? लाइमन सीरीज। और ये जो रीजन होता है स्पेक्ट्रल रीजन, इसको क्या बोलते हैं अपन? अल्ट्रावायोलेट रीजन। सेकंड है बामर सीरीज। बामर सीरीज में क्या है? किसी भी nवीं कक्षा से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वो आ रहा है सेकंड में,
एन बराबर 2 में। और ये क्या होता है, विजिबल लाइट रेंज होती है इसकी। थर्ड है पार्शियल। पार्शियल में क्या होता है, एन बराबर कुछ भी हो सकता है 1 और 2 को छोड़ के। तो एन बराबर 1 और 2 को छोड़ के थर्ड क्लास में आ रहा है, उसको क्या बोलेंगे, पार्शियल सीरीज। और इसको जो रीजन होता है स्पेक्ट्रल, वो इंफ्रारेड रीजन होता है। फोर्थ में बात करूंगा ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज में क्या होता है कि एन बराबर 1 2 3 को छोड़ के एन बराबर 5 6 7 8 9 अप टू इन्फिनिटी वो आ रहा है एन बराबर 4 में। तो क्या हो गया, ब्रैकेट सीरीज। और जो स्पेक्ट्रल रीजन बनता है वो क्या होगा, इंफ्रारेड में होगा। फुंड सीरीज की बात करूं तो एन बराबर 6 7 8 9 10 से लेके इन्फिनिटी तक वो सारे जंप कर रहे हैं एन बराबर 5th में। तो इसको क्या बोलेंगे, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रल रीजन। तो ये तो थे इनके बेसिक डेफिनेशन। अब अपन कंटिन्यूसली लाइमन बामर इनके बारे में मोर डिटेल्स पढ़ेंगे। तो सब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सबसे पहले बात करना चाहूंगा लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज क्या होगी, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट मतलब एन बराबर 2 3 4 अप टू इंफिनिटी से एन बराबर 1 में आएगा, उसको क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज। जो स्पेक्ट्रम बनना है उसको क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज। तो इसमें जो अपन एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए n1 n2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो E बराबर क्या हो जाएगा इसके अंदर, डेल्टा E। डेल्टा E क्या हो जाएगा, माइनस का आर एच और 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है n1 की 1, n2 की वैल्यू 2 3 4 5। तो इस प्रकार अपन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा ई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर द लाइमन सीरीज। n1 बराबर 1 रखना है, n2 बराबर 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। सेकेंड में बात करना चाहूंगा, सेकेंड जो सीरीज है वो है बामर सीरीज। बामर सीरीज में क्या होगा, कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करेगा हाई स्टेट से 2 में, मतलब n बराबर 3 4 5 6 इंफिनिटी से तक इंफिनिटी तक जाएगा। और उसमें से किसी भी स्टेट से आके n बराबर 2 में जंप कर रहा है, तो जो स्पेक्ट्रम लाइंस बनेगी इमिट होंगी उसको अपन क्या बोलेंगे, बामर सीरीज बोलेंगे। और जो होता है वो विजिबल रीजन में होता है। देयरफॉर रीडबल फॉर्मूले में n1 की वैल्यू क्या रखेंगे 2, n2 की वैल्यू 3 4 5 6। इस प्रकार डेल्टा ई कैलकुलेट कर सकते हैं अपन बामर सीरीज के लिए। थर्ड में बात करना चाहूंगा, थर्ड जो सीरीज है वो है पार्शियल सीरीज। पार्शियल सीरीज में क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन है हाई स्टेट से जंप करेगा थर्ड में एम बराबर 4 5 से, तो एन बराबर 3 में जंप करेगा और उसका जो लाइंस बनेंगे उसको क्या बोलेंगे, पार्शियल सीरीज। इंफ्रारेड रीजन होगा और उसका जो फॉर्मूला होगा उसमें एन बराबर 1 n1 बराबर 3 रखेंगे, n2 बराबर 4 5 6 रखेंगे डेल्टा ई कैलकुलेट करने के लिए। डेल्टा ई का फॉर्मूला आपको पता है माइनस आर एच 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। सिंपल है, फॉर्मूला याद रखो, वैल्यू पुट करो, आंसर है। आर एच की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अगला जो अपना सीरीज है वो है फुंड ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज में क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन आके जंप करेगा 4 कक्षा में, मतलब 5 6 7 से जंप करेगा 4th में, तो इंफ्रारेड रीजन बनेगा और स्पेक्ट्रम लाइन बनेगी, उसको क्या बोलेंगे, ब्रैकेट सीरीज बोलेंगे। तो डेल्टा ई क्या हो जाएगा, डेल्टा ई में आर एच की वैल्यू कांस्टेंट होगी, n1 की वैल्यू 4 होगी, n2 की वैल्यू 5 6 7 हो जाएगी। इस प्रकार अपन डेल्टा ई कैलकुलेट कर सकते हैं ब्रैकेट सीरीज के लिए। n2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 5 6 7 अप टू इंफिनिटी। तो कि अलग अलग कक्षा के लिए अलग अलग एनर्जी डेल्टा ई अलग अलग होगा। तो अगला बात कर लेता हूं मैं फुंड सीरीज की। फुंड सीरीज की बात करना चाहता हूं, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन में वो जंप करेगा n बराबर 6 7 से n बराबर, ये 5 है 4 नहीं है, ये 5 है, यहाँ पे 5 है, ये मिसिंग गलत है। यहाँ पे n1 बराबर क्या हो जाएगा 5, n2 बराबर क्या हो जाएगा 6 7। जो स्पेक्ट्रम लाइन उनको क्या बोलेंगे, फुंड सीरीज, और रीजन होगा इंफ्रारेड रीजन। एंड डेल्टा ई कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे हमने लाइमन बामर पार्शियल के लिए कैलकुलेट किया, वैसे ही सेम फुंड सीरीज के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो था सीरीज के बारे में। कुछ
नई बातें जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्रॉम द एटम, मतलब एटम से किसी भी इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली रिमूव करना चाहता है तो उसको क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। और उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं अपन पॉजिटिव आयन में, मतलब कोई भी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो n1 बराबर क्या हो गया 1, n2 बराबर क्या हो गया इंफिनिटी। अब लिमिटिंग लाइन की बात करता हूं मैं। लिमिटिंग लाइन क्या होती है, लिमिटिंग लाइन क्या है, जिसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हो, मतलब वेवलेंथ सबसे कम हो, उसका मतलब क्या हो गया n2 बराबर क्या होगा इंफिनिटी हो जाएगा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए। तो ये क्या हो गया लिमिटिंग लाइन और आयोनाइजेशन एनर्जी के कुछ टर्म्स थे जिनको अपने डिफाइन किया है। अब कुछ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमारी कुछ नई बातें, कुछ नई बातें क्या है, कुछ नई बातें जो बच गई हैं। हाइड्रोजन एटम है, उसके पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है, आपको सबको पता है। तो इसका जो स्पेक्ट्रल लाइन होगी वो लार्ज नंबर ऑफ लाइंस होंगी, क्योंकि हाइड्रोजन जो है गैस वो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करती है, क्योंकि गैस है वो एक्सपेंड होती है। तो सच जो सैंपल है इस प्रकार के जो हम हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स स्प्लिट होके हाइड्रोजन एटम में स्प्लिट हो जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है वो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और उसको एक्साइटेड होकर डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। तो इसको क्या बोल सकते हैं अपन, यानी कि जो हाइड्रोजन गैस है उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, जब उसको हीट करेंगे टेम्परेचर देंगे तो लार्ज नंबर ऑफ एटम्स या लाइंस बनेंगी, क्योंकि वहां पे क्या होगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो सकता है, इमिशन स्पेक्ट्रम हो सकता है। तो एनर्जी अगर मिलती है तो क्या होगा एक्साइटेड होगा, तो वहां पे डिफरेंट लेवल्स ऑफ एनर्जी बनेंगे, तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बनेंगे, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो अगली कुछ बातें और हैं, जब भी किसी भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कोई भी इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में आता है, अपनी ग्राउंड स्टेट में, तो वो इमिट करेगा एनर्जी को, तो लार्ज नंबर ऑफ लाइंस बनेगी, इसको क्या बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। अब अपनी लाइन कितनी बनेगी इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाई n2 इंटू n2 माइनस n1 डिवाइड बाई 2। इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें आपको याद होना चाहिए कि n2 क्या होना चाहिए n1 से बड़ा। तो किसी भी या फिर एक्साइटेड स्टेट की बात कर लो तो डी एक्साइटेड स्टेट की बात कर लो, डी एक्साइटेड स्टेट कौन सी है n1 है, एक्साइटेड स्टेट क्या है n2 है। तो n2 से n1 में आ रहा है या फिर n1 से n2 में जा रहा है, तो लाइन ऑफ कितनी लाइंस बनेंगी उसका फॉर्मूला क्या हो गया n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाई n2 डिवाइड बाई 2 इंटू n2 माइनस n1। इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कितनी लाइंस हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेके बता देता हूं, एग्जांपल लेके कैसे बता रहा हूं मैं, से n1 की वैल्यू मान लो 2 है, n2 की वैल्यू मान लो 4 है, तो इसमें लाइंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, n2 माइनस n1 कितना हो गया, n2 माइनस n1 कितना हो गया 2, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 इंटू n2 माइनस n1 कितना आया 2 डिवाइड बाई 2, तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी होगी 3 लाइंस होगी। तो इस प्रकार किसी की भी लाइन कैलकुलेट कर सकते हैं, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन किसी भी नए वीडियो का मिल जाए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।